Good evening, everybody. Is my voice clear? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. I think a student have stopped joining, so we can start now. So ये जो क्लासेस हैं वो स्ट्रेट लाइंस पे फोकस्ड है ना? और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट की फर्स्ट टॉपिक होती है, बट स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक्स होती है, बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उन बेसिक्स के अभाव में, है ना? सो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन। और आज का क्लास मुझे लगता है बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही चला जाएगा, क्योंकि देयर आर इनफ कॉन्सेप्ट्स इन बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच विल टेक टाइम। सो हम लोग बेसिक्स पर सबसे पहले फोकस करते हैं, और कहीं पे भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल पूछोगे, ठीक है? पहले मुझे हिंट कर देना आपको कंफ्यूजन है, मैं आपको समय दे दूंगा। ओके? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जानते हो ये टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक जानना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेट लाइन मोस्ट बेसिक टॉपिक है एज ए टॉपिक। तो बेसिक में सबसे पहले आता क्या क्या, स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स में क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं। आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानते हो, राइट? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है Yes, sir. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, या सिंपली मैं रेक्टेंगुलर एक्सिस लिख रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि दो लाइन जब आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम कहेंगे, इसको ओरिजिन कहा जाता है। और किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, यूजुअली हम लोग हॉरिजॉन्टल को लेते हैं, और दूसरे को वाई एक्सिस कहा जाता है। ये बेसिक्स को मैं थोड़ा सा ना फास्ट लूंगा, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि फास्ट चल रहा है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, ठीक है? तो अगर आपके दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? इसमें पॉइंट प्लॉटिंग का सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी पॉइंट को, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन is given a pair of number, given a pair of number a comma b which are known as coordinates, ठीक है? which are known as coordinates, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जो पेयर ऑफ नंबर होते हैं इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये बाकी सबको पता है। तो कोऑर्डिनेट्स में मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड द सेकेंड नंबर बी। तो यहाँ पे ए जो फर्स्ट नंबर होगा, इस ए का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलना चाहिए, साइंड डिस्टेंस, साइंड और अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और बी सेकेंड नंबर का मतलब है साइंड और अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी तक मैं साइंड और अलजेब्रिक वर्ड यूज तो कर रहा हूं, बट इसका मीनिंग कुछ लोग जानते भी होंगे और
मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंड और एल्जेब्रिक डिस्टेंस? सी हियर, इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो। देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया गया होगा। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया गया होगा कि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और लेफ्ट साइड इसको निगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। उसी तरीके से वाई का ये डायरेक्शन ना पॉजिटिव माना गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव माना गया। तो ओरिजिन से अगर हम राइटवर्ड जाते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट और डाउन डायरेक्शन जो है ये हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और एवरी मेजरमेंट मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। एवरी मेजरमेंट या एवरी डिस्टेंस should be measured from origin। अब देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है -4, let us say we have a point -4,5। so how to reach at this point? What is the location of this point in this xy plane? इस चीज को समझना है कि इस पॉइंट का कहां पे लोकेशन होगा। बिफोर दैट, बिफोर लोकेटिंग दिस पॉइंट, I convey the message that the two lines have divided the entire plane into four parts. Each part is known as quadrant। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, वो ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। वेरी गुड शांतनु। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट माना गया। माना गया, मैं ये बोल रहा हूं माना गया, मतलब ये मैथमेटिकल वर्ल्ड ने बोला कि ठीक है इसी को फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो इस पॉइंट को अगर लोकेट करना तो किस तरह से, आप देखो एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इसका मतलब वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या निगेटिव है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निगेटिव मतलब क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स वी मूव? 4 यूनिट्स। सो 4 यूनिट आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर लो, एंड 5 यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। सो जिस पॉइंट पे आप लैंड अप किए हो, यहां से 5 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग कहां पे पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और वैसे भी आप लोग यहाँ पे रटे हुए हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस कॉमा प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस कॉमा प्लस पॉइंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस होता है। तो इस तरीके से आप लोग को सब पता है कि कौन सा पॉइंट कहां पे लाई करेगा। ठीक है, सो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर उठाते हैं हम लोग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। Which quadrant does a square minus a plus 1 comma -7 lie in, where a belongs to any real number? देखिए ये एक पॉइंट हमको बताया गया और हमें बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ए के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग को बताना है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 -7 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड करण। कुणाल, थिंक अ बिट मोर।
वेरी गुड गौरी कृष्णा। सो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लो अपने एंड पे, फिर इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। मोस्ट ऑफ द गाइज आर गेटिंग करेक्ट आंसर। ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट मेजोरिटी में है and the answer is right. The point lies in fourth quadrant. Fourth quadrant. But फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है -7 निगेटिव में है और फर्स्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ये रियली पॉजिटिव है? ये हम कुछ भी रख Yes, लेंगे, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? कुछ लोग कह रहे हैं कि यस। व्हाट इज द लॉजिक? सर उसका D नेगेटिव है और A पॉजिटिव है। वेरी नाइस। ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट कोएफिशिएंट जो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना? इस क्वाड्रेटिक के लिए डी निगेटिव है बट फर्स्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फर्स्ट कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा ये इंटायरली कहां पर होगा? विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ऑल एंड विल बी अपवर्ड and hence it is always positive, है ना? तो ये वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पर था। जो लोग आंसर नहीं कर पाए वो लोग समझ गए। सर ये थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट पे बेस्ड था ना? हाँ, ये लोकेशन ऑफ रूट पे बेस्ड है बट उतने आगे तक नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपका जो ग्राफ था ना, ग्राफ के बेसिस पर बताया जा सकता है इसको, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट नहीं लगाया, सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लिया इसका। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज, जैसे ही कोऑर्डिनेट हम लोग डिसाइड कर लिए, यहाँ पे एक नोट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि कई बार जो है मिस हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहेंगे हम लोग कभी कभी। मतलब ये नोमेनक्लेचर याद रखना पड़ेगा आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरी तरीके से क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये जिन लोगों को नहीं पता है उनको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट वर्ड यूज करेगा, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट गिवन है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये भी कॉन्सेप्ट सबको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई भी एक ए पॉइंट मेरा x1, y1 और दूसरा पॉइंट मेरा b x2, y2।
सो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, साइंड डिस्टेंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ डिस्टेंस बोल रहा हूँ। सो लेंथ ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या फार्मूला है बताओ? √x2 - x1 square plus y2 - y1 यस, square. वेरी नाइस। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। सो ये फार्मूला भी ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज ऑलरेडी बीन अवेयर ऑफ। सो ऐसा करते हैं, इस पे डायरेक्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और फिर क्विकली इसको, इससे आगे निकलेंगे हम लोग। ठीक है, शो दैट the distance between the points a cos alpha, a sin alpha and a cos beta, comma a sin beta is 2 modulus a sin alpha minus beta by 2। 2 मिनट आप लोग ट्राई करिए।
Anybody got the final expression? Working on it, sir. सर हाँ बताओ. सर वो मॉड के बाहर क्या है? मॉड a टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. a है ये. नहीं सर, मॉड के बाहर. मॉड ये 2 है, 2. ओके सर. वेरी गुड गौरी. सर इस चैप्टर का जेईई मेंस में कितना वेटेज होता है यूजुअली? जेई मेंस में श्योर है 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. और सीईटी में, जो महाराष्ट्र की जो सीईटी होती है उसमें? सीईटी में भी आपका अच्छा खासा इसका वेटेज होगा मेरे हिसाब से. 15% तो पक्का होगा, 15%. इस टॉपिक का ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये काफी आसान है. इट्स नॉट डिफिकल्ट लाइक कैलकुलस और अदर पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा. ये काफी वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है. इसमें कुछ भी पढ़ोगे
सब आपको समझ में आएगा, केवल आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। वो भी फास्ट अगर नहीं है तो आप इसके रिजल्ट्स को याद कर लो, फिर आप अपने आप फास्ट हो जाओगे। समझ गए? सो ये काफी मतलब स्कोरिंग हो जाता है एक तरीके से। वेरी गुड शाश्वत। Can we see Sir? the solution now? Should I wait or write the solution? Very good, Farooq. Okay, Parnavi. Most of the guys who know the solution have written their own. So I should write my own, right? Very good, Poonam. So the question is all about trigonometry. It's not about uh, coordinate geometry. So if we assume the distance to be d, then d has expression over root cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला यस लग सकता है, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा। देखते हैं, लगाना तो उसी का पड़ेगा। सो a कॉमन आ जाएगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर कॉमन होगा और ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेते हैं। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा। ये आपका फर्स्ट टर्म से मिला है। सेकेंड टर्म से अगर आप देखोगे तो आपको साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मिल करके 1 होंगे, cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा मिल करके 1 हो जाएंगे। सो 1 and 1 मिल करके 2 हो जाएंगे। सो यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा और बीटा का एंगल अलग है ना? बिल्कुल, बट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ राइट, बराबर बराबर। ये तो 1 होगा ना। तो ये स्क्वायर वाले टर्म से हम लोग को 2 मिल गया और यहाँ पे 2 कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है ना ये, आज यहाँ पे प्लस आएगा। cos अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला है। सो ए स्क्वायर में हम 2 भी कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 1 माइनस cos
अल्फा माइनस बीटा, और ये फॉर्मूला तो वेल नोन है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा बीटा 2 टाइम्स 2a स्क्वायर टाइम्स 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होगा ना। और अब ये स्क्वायर के बाहर आ जाएगा ये 2 नंबर, और ये सब मॉडुलस में आ जाएंगे, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आप ये बताइए कि ये मॉडुलस क्यों नहीं हटा सकते? सर वो क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रह सकता है, मगर सर जब हम उसे स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये क्वांटिटी का आइडिया हम लोग को नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वी शुड पुट अंडर मॉडुलस। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। सो ये बेसिक फार्मूला पर हुआ कि आप फार्मूला यूज कर रहे हो, आपको बताया जा रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ओके ओके, सो Karan, see here, I give the explanation. देखिए, आप ऑलरेडी cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हो। एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो cos 2 थीटा को आरएचएस में ले जाओ और 2 साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस में ले जाओ। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो कॉस का जितना आर्ग्यूमेंट है उसका हाफ आर्ग्यूमेंट साइन के पास है। सो यहाँ पे कॉस के आर्ग्यूमेंट कितने हैं? अल्फा माइनस बीटा है ना, तो कॉस का जितना आर्ग्यूमेंट है उसका हाफ आर्ग्यूमेंट साइन के पास है। सो सी, साइन के पास क्या आया? हाफ आर्ग्यूमेंट आया, अल्फा माइनस बीटा का हाफ। तो इसी फार्मूला के एप्लीकेशन से हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंचे हैं। वेरी गुड। अब देखो, ये डायरेक्ट हो गया कि फार्मूला अप्लाई करना। आपको मतलब लिखा गया कि डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर कहीं पे डिस्टेंस लिखा हुआ नहीं है, क्या उस समय हम डिकोड कर पाएंगे कि हमें क्या फार्मूला यूज करना है? सो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वो न्यूमेरिकल्स आप ही लोग करोगे क्योंकि क्लास 10th बेसिस पे है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। Are the points 1,5, 2,4 and 3,3 कोलिनियर? क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब ये है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं या एक लाइन फॉर्म करते हैं। मतलब या तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ ट्रायंगल शेप में होगा, या फिर इनका स्ट्रक्चर एक लाइन पर होगा इस तरीके से। इनमें से कौन सा ट्रू है?
So everybody is saying they are collinear, but Ashish is saying both. Both means Ashish, दोनों कैसे हो सकता है? Okay, so I assume they are collinear, but how can we show them collinear? How can we show them collinear? Sir, we will find distance between 2 points, another 2 points, add them, and then find distance between the remaining 2. Very good. So we assume the point to be A, B, and C. और इस केस में हम लोग ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. ए बी डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका? वेरी गुड गौरी. ए बी डिस्टेंस है आपका √/2, अगर आप लोग फाइंड किए होगे तो, है ना. एंड बी सी डिस्टेंस इज, दिस इज ऑल्सो √/2. एंड ए सी, ए सी कितना है? 2√2 है. 2√2. So AC है 2√2. Hence AB plus BC is equal to AC. So ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, hence they are collinear. ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गए. सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यस. सर ये आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या बेटा? सर एक्चुअली थोड़ा सा समझा नहीं है. हाँ देखो क्या है, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है कि हमेशा दो साइड का समेशन थर्ड साइड से बड़ा होता है, राइट? अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एकदम थ्योरम है. इस थ्योरम को जो भी अवॉइड करेगा वो कोलिनियर हो जाएगा. तो अवॉइड करेगा तो किस सेंस में अवॉइड हो रहा है? यहाँ पे देखो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया, लेस देन तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे इक्वल टू में आ गया. तो इक्वल टू कब होगा? देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी इन द सेम लाइन बी सी, है ना. ये किसके बराबर है? ए सी के बराबर है. ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कोलिनियर सिस्टम में ही पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन कोलिनियर सिस्टम. अगर नॉन कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा. समझ में आई बात? यस सर. ठीक है. इस केस में क्या होता है ट्रायंगल के केस में कि ए बी सम ऑफ टू साइड्स जो है मस्ट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे बीसी हम लोग ले लेते हैं दूसरा साइड, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है. क्लियर? दूसरा Yes, न्यूमेरिकल sir. लिखते हैं. Find the nature of quadrilateral formed by 4 points (1, -2, 3, 6,
5,10 and 3,2. क्वाड्रिलेटरल का नेचर बताना है। वेरी गुड पार्थ। Kunal Raje, think a bit more. Shashwat, you too. Sarvesh, very good. Yes, you also think. Yes, Kunal. Your second thought is right. Aryan, very good. So 1 more minute to take decision. Then I will discuss. Farooq, very good. Purva, very good. Gauri, very good. Yash, see the side links and then decide accordingly. Okay, so some are getting rectangle, some are getting rhombus, some are getting a square. It means it needs to be discussed properly. You are getting wrong answers. It's because you have forgotten the basic geometric figure and their properties. See, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं उन्हीं चीजों का जो आप लोग भूल चुके हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रेक्टेंगल का है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरेललोग्राम का है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये रोम्बस का है। अब देखिए कि इसमें क्या गुण है ना, इन चीजों को समझना होगा। स्क्वायर के केस में सारे साइड लेंथ इक्वल होते हैं
और सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इस वजह से इनके जितने डायगोनल है सब बराबर है। सर अगर हम एक ग्राफ पेपर ले और उधर प्लॉट करें तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होगा क्या एग्जाम हॉल में? नहीं दिया जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, समझे? और खुद अगर ग्राफ बनाओगे तो वहां पर आइडिया तो लग जाएगा आपको, आइडिया बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो। बट हम लोग को ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना होगा ना, साइड्स आर, सर टाइम भी जा सकता है ना बहुत बिल्कुल टाइम ग्राफ जाएगा ना, बनाने में। इसीलिए तो डिस्टेंस फार्मूला वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं फटाफट। ये आप कैलकुलेशन स्लो करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट होगा तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, समझे? साइड्स आर इक्वल स्क्वायर के केस में, पहला। सेकंड, डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम कहा जाता है ना, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सर डायगोनल्स भी इक्वल होंगी ना? और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मेंशन इट। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सर व्हाई नॉट इक्वल? देखिए क्या है, हम लोग प्रॉपर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल। लेकिन मैं डायगोनल की चर्चा क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग जो बेसिक में बचपन में पढ़ते हैं, है ना, चाइल्डहुड क्लासेस में, कि सम पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, है ना, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, इस तरह से ना पढ़ते हैं। इस वजह से मैं डायगोनल को यहाँ पे मिस कर रहा था। लेकिन इन जनरल डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, मे और मे नॉट बी इक्वल, वो ज्यादा बेटर होगा, सुटेबल होगा। मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रह जाएंगे और गलतियां भी नहीं दिखाई पड़ेंगी, ओके सर। है ना, मे और मे नॉट बी इक्वल। इस केस में, रोम्बस के केस में, एंगल्स भी 90 डिग्री हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आज इनका शांतनु का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अगर सारे एंगल 90 डिग्री है ना तो डायगोनल बराबर होंगे, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ये है आपका रोम्बस, और रोम्बस देखने में लग रहा है सारे साइड लेंथ इसके बराबर है, मतलब स्क्वायर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया जाए तो हम लोग को रोम्बस मिलता है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारे साइड्स बराबर है, बट इस केस में डायगोनल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। तो अब इससे डिसीजन लिया जा सकता है कि आपका क्या सिचुएशन है। हमें नहीं पता है कि ये जो पॉइंट्स है वो किस ऑर्डर में लिए गए। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कुणाल राजे, वेरी करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर ये सारे पॉइंट्स को हम ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है,
हमें नहीं पता है, अदरवाइज हमें प्लॉट करना पड़ेगा। सो 1, -2 हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर है 3, 6, इससे ऊपर मेरा 5, 10 है, और इसी के लेंथ में थोड़ा सा और पहले 3, 2 है। तो हम लोग इसी ऑर्डर में ना पॉइंट को सपोज कर रहे हैं, हमें देखना है सिर्फ क्या हो रहा है। सो साइड लेंथ, नीचे का साइड कितना बन रहा है 3, ये 2 स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 8 स्क्वायर हो गया। सो रूट 68 हुआ। अपोजिट वाला देख लो, 8 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, रूट 68 बराबर हो गया। इधर देख लो साइड में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 20। और यहाँ पे अगर देखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 20। सो यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि अपोजिट साइड जो है ना बराबर है। अपोजिट साइड इक्वल किस में होते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज वो आपका प्रॉपर पैरेललोग्राम होगा। बट हम यहाँ पे डायगोनल चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा डायगोनल से, है ना। रेक्टेंगल अगर होगा तो डायगोनल इक्वल श्योर होगा। सो यहाँ पे आपका 3 कैंसिल हो रहा है, 2 स्क्वायर मतलब 4, डायगोनल की लेंथ 4 यूनिट हो रही है। सो वन ऑफ द डायगोनल इज ऑफ 4 यूनिट लेंथ। और दूसरा जो डायगोनल है आपका वो 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 160 है। 13 का होगा सर। हाँ, रूट ओवर 116 नॉट इक्वल टू 4, हेंस डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो हमारा डायग्राम क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम आंसर होगा इसका। सर अगर हम इस क्वेश्चन में साइड्स अलग ले, फॉर एग्जांपल 3,2 ले और एक मिनट रुक 3,2 जाओ, ले मैं और 1, -2 ले। बंद करके देखता हूँ, काफी आवाज आ रही है। आप लोग को भी एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है? यस यस सर। एक्चुअली मेरे Yes, sir. तरफ ना शादी हो रही है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा नॉइज आ रहे हैं। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा बेयर करो, नेक्स्ट क्लास में ये सब आवाज नहीं आएगा, क्योंकि शादी खत्म हो जाएगी तब तक। सर अगर इस ये क्वेश्चन में क्वेश्चन हम क्लियर है थोड़े सबको? सर हम अगर इस क्वेश्चन में थोड़े कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दे तो, हाँ, एक फॉर एक एग्जांपल ये देखो, 3,2 के साथ आप लोग को याद आ 3,6 रहा ले। है, रोम्बस डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। बढ़िया है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान में रख सकते हो। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर खास करके ये यूजेबल नहीं था, इसलिए हम उस पॉइंट को मार्क नहीं कर रहे थे। अगर आपने मार्क कर लिया तो ये आपके लिए आगे के लिए रास्ता आसान हो गया है। समझ गए? ज्योमेट्री आपको अगर याद है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको काफी आसान लगेगा। ओके, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, ये सब तो आगे के लिए भी बेटर रहेगा। वैसे कोऑर्डिनेट में ट्रेपेजियम का बहुत कम यूज है, फिर भी देख लो। देखिए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इस स्ट्रक्चर का होता है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओनली one pair of opposite sides are parallel।
ओके। और यहाँ पे डायगोनल के बारे में आप बोल सकते हो कि डायगोनल इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग ये लिखेंगे ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट ये आपका हाइट हो गया, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जनरल ट्रेपेजियम में इतने ही बातें हम लोग को यूज में आती है। तो इसमें स्पेशल ट्रेपेजियम भी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है? देखने में बड़ा ही सिमेट्रिक लगेगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इसकी वजह से ये एंगल्स भी इक्वल हो जाता है, बेस एंगल इक्वल हो जाते हैं। बेस एंगल्स आर इक्वल and diagonals are two equal. Base angles are equal and diagonals are equal. डायगोनल इक्वल तो होंगे बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइक्लिक नेचर का होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। साइक्लिक नेचर का है, मतलब एक सर्कल इसको सरकमस्क्राइब कर सकता है, एक सर्कल इसको सरकमस्क्राइब कर सकता है, मतलब इसके बाहर इसके वर्टेक्स से पास करने वाला एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी। लेकिन अब देखो ये पैरेलल वगैरह है तो ये सब हम कैसे पहचान पाएंगे? सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करके हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, समझ गए? तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड करके आइसोसेलेस तो हम बता पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जनरल ट्रेपेजियम बता पाएंगे, क्योंकि पैरेलल बताने का कोई सुविधा नहीं है अपने पास। ओके, आइसोसेलेस। इसके बाद आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ, आप बोलो गौरी। Sir, actually, I had a doubt. Yes, say it. Sir, in the previous question which we solved, sir, if by case the diagonals are equal, Yes. and sir, it's an objective question with options where one is rectangle, other is parallelogram, the third one is both, and fourth is none. So, sir, then as rectangle is a special case of parallelogram, so बिल्कुल। sir, we should choose both or just rectangle? See, if by some chance you get that kind of option, then at the first place option creator is culprit, and in that case we should select both option, rectangle and
पैरेललोग्राम बोथ। ओके, हम लोग को दोनों Okay. सेलेक्ट करना होगा। वैसा ऑप्शन कभी भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन देना नहीं चाहिए किसी को, और ना ही आपको मिलेगा। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में तो आपको कभी नहीं मिलने वाला ऐसा ऑप्शन जिसमें आपका कंफ्यूजन होगा। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. सो पूनम इज अवेयर ऑफ स्लोप कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बट स्लोप तक पहुंचने में हम लोग को 2 क्लास लग जाएंगे शायद। आइए देखिए, वी वर टू डील विथ आइसोसेलेस एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स पॉलीगोन। जेई सिलेबस में ये कॉन्वेक्स पॉलीगोन सिर्फ यही मिलता है, कॉन्वेक्स पॉलीगोन ही मिलेगा, कॉनकेव पॉलीगोन नहीं मिलता। लेकिन जहां पे वर्ड यूज कर दिया जाता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगोन है या फिर कॉनकेव पॉलीगोन है, तो हम लोग थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करते हैं। ओके, बट ट्रस्ट मी, आपको हमेशा कॉन्वेक्स पे ही काम करना। अभी जितने भी पॉलीगोन आप जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगोन ही जानते हो। कॉनकेव पॉलीगोन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो आपके ओलंपियाड वगैरह के सिलेबस का पार्ट होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगोन है क्या? सबसे पहले ना कॉन्वेक्स रीजन को आपको समझना होगा कि पॉलीगोन जब एक कॉन्वेक्स रीजन बनाता है तो हम उसको कॉन्वेक्स पॉलीगोन कहते हैं। सो इसका मीनिंग हम लोग जस्ट समझ रहे हैं, कॉन्वेक्स रीजन क्या होता है। देखिए, एक रीजन हमने बनाया है, ये पॉलीगोन तो नहीं है, बट हम एक रीजन के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको डिफाइन किया हूं रीजन के तरीके से। ये एक रीजन है, ये रीजन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, अ पेयर ऑफ पॉइंट इन द रीजन, इन द रीजन मतलब बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अगर बाय सम चांस वो पेयर ऑफ पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट इस रीजन के बाहर से पास करता है, तो हम लोग रीजन को उसी समय कॉनकेव कह देते हैं। ठीक है, वो कॉन्वेक्स का दर्जा खो देता है। सो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले, आप बाउंड्री पर भी ले सकते हो और बाउंड्री के अंदर लेना ज्यादा बेटर है बाय डेफिनेशन। सो एक पॉइंट हम ए ले लिए और दूसरा पॉइंट हम बी ले लिए और इनको कनेक्ट करो। ऐसा एक भी पेयर मिल गया, ऐसा एक भी पेयर मिला, तो हम लोग इसको कॉनकेव रीजन कहते हैं। देखो, ये पार्ट जो है बाहर चला गया ना, ये सी और डी पार्ट जो है इसका, ये देखो आउटसाइड रीजन हो गया, आउटसाइड बाउंड्री कह सकते हो या रीजन हो गया। तो ऐसे ऐसे रीजन को हम लोग कॉनकेव रीजन कहते हैं। इट्स नॉट अ कॉन्वेक्स रीजन, इट्स अ कॉनकेव रीजन। कॉनकेव रीजन समझ में आया? एक भी पेयर ऑफ पॉइंट अगर आपको मिल गया जिनको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट अगर रीजन के बाहरी हिस्से से पास कर रहा है, देन द रीजन विल बी सेड एज कॉनकेव रीजन, अदरवाइज इट विल बी कॉन्वेक्स रीजन। सो यहां पे हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट at least one pair of points such that line segment joining them
joining them passes through the exterior region. Exterior of the region. Then region is said to be concave. Otherwise, it is convex. डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। ठीक है। है ना? तो अब देखो अपने पास जितने भी 2 डायमेंशनल फोटोज हैं, बी इट ट्रायंगल, बी इट स्क्वायर और रोम्बस, हम लोग गलत बना सकते हैं बट ये तो ह्यूमन एरर हुआ, लेकिन नाम से अगर हम देखें इनको आइडियल केस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट अगर लोगे ना आप, कहीं पर भी ले लो और उनको ज्वाइन करो, कहीं पर भी दो पॉइंट आप ले लो, इनको ज्वाइन करो, वो इंटायर लाइन सेगमेंट जो है ना रीजन के अंदर होगा। सो ये डायग्राम्स ना कॉन्वेक्स है, ऑल आर कॉन्वेक्स। जबकि अगर हम एक स्टार बनाते हैं, एरो शेप्ड स्टार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये 4 साइड्स हैं इसके, है ना, ए बी सी और डी। यहाँ पे अगर हम ए की तरफ एक पॉइंट ले और दूसरा सी की तरफ पॉइंट ले और इनको कनेक्ट करें, तो ये कहां से पास कर रहा है? बाहर से पास कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। बस इतना ही हम लोग को जानना है, इससे ज्यादा की चीजें जरूरत नहीं है। और इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो आप डायरेक्टली ओलंपियाड के मतलब जो है ओलंपियाड की तरफ मुड़ चुके हैं। इवन ओलंपियाड में भी ये चीजें काफी ज्यादा टच नहीं की जाती है, क्योंकि इनके बारे में भी कई लोग रिसर्च तो किए हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में जितना रिसर्च है ना उतना आपका कॉनकेव में रिसर्च नहीं है। ओके, सो कैन वी लीव दिस टॉपिक नाउ? आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स? यस Yes, सर। sir. Yes. अब देखो, सो हम लोग काफी अच्छा डिस्कशन कर लिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वगैरह के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। मेनी टाइम्स यू विल फेस दिस क्वेश्चन। फाइंड द circumcenter of the triangle whose vertices are -2, -3, -1, 0 and 7, -6, and find the radius of the circumcircle. देखो अटेम्प्ट करके।
बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूला का। सर हाँ बताइए। sequence and series chapter you are only going to teach. हाँ, no, it will be taught by SKM sir only. Sequence and series will be taught by SKM Okay. sir by himself. Sir, Okay, so sir. which topic you are going to teach us henceforth? I will continue with coordinate section. बाकी सारे टॉपिक सर पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ अभी कोऑर्डिनेट सेक्शन में आपको असिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका मेजर टेस्ट का शायद सिलेबस का डेट आ गया है ना, यस सर। तो उसमें सिलेबस आपका थोड़ा पीछे है, तो उस चीज को हम लोग बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए? यस सर। क्योंकि प्रायोरिटी है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है वो नहीं, कैसे हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो ताकि आप अच्छे से टेस्ट दें, उसमें अच्छा स्कोर करें, ये प्रायोरिटी है। डू यू गेट इट? This question might take some more time than others. सर मेजर टेस्ट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? मेजर टेस्ट आप लोग को ऑनलाइन डेट शीट दिया गया ना, वो ऑनलाइन ही होता है। मेजर टेस्ट जो होता है, आप लोग को ये लॉगिन आईडी वगैरह ये सब दिया गया है? हाँ सर। हाँ, तो ऑनलाइन होगा। और इफ बाय सम चांस मतलब टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो उस केस में हो सकता है ऑफलाइन। ओके सर। तो इस क्वेश्चन पे फोकस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार तुमको दिखाई पड़ेगा ये। Is everybody aware of the meaning of circumcenter? Yes, sir. Okay. Very good, Purva. You are quite fast. Very good, Aryan.
वेरी गुड सर्विस। Shantanu, very good. But take a square. अब सही है। आधीकडनं भेटून जाईल. सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि काफी कम बच्चे रिप्लाई कर पा रहे हैं। इट मीन्स बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना, या फिर उनको ज्यादा टाइम लग रहा है। सो आप क्या करोगे कि अगर यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है, आप सॉल्यूशन वगैरह तो देख लोगे। नेक्स्ट टाइम वीडियो जब अगर देखते हो आप, तो आप खुद से ना टाइम ले करके और सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम ले करके सॉल्यूशन तो रहेगा ही आपके पास, बट आप खुद से टाइम लेकर के सॉल्व करो। और वैसा कोई टेक्निकल सवाल अभी तक नहीं आया, ठीक है। ये सवाल है अ बिट ऑफ टेक्निकल, बट इससे ऊपर कोई वैसा टेक्निकल सवाल नहीं था। सो वेरी गुड कृष्णा। शाश्वत का कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग है। करण वेरी गुड। सॉल्यूशन 3, -3 आपका सरकम सेंटर है, और रेडियस इसके करस्पॉन्डिंग अगर फाइंड किया जाए तो 5 यूनिट्स हो रहा है। सर आपने सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले डायरेक्टली? मैं डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कई लोग भेज रहे हैं ना मुझे आंसर, उससे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ सही है ये कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। एंड नेवर ट्राई टू डू एनी डायरेक्ट कैलकुलेशन। आपको शॉर्टकट ट्रिक याद होने चाहिए, बट आप लॉन्ग कट भी आपको पता होना चाहिए। इस केस में शॉर्टकट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मेरे पास नहीं है। अगर किसी का पास हो तो वो बता सकता है। सो सबसे पहला है -2, -3। दूसरी पॉइंट है -1, -0। -1, y0 है। y0 है तो कहाँ पे लगा दिया जाए? चलो यहीं पे लगा देते हैं, चलेगा। और तीसरा है मेरा 7, -6। 7, -6। ये हुआ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट सपोज कर लिए। ये बताइए सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट।
अगर सेंटर ऑफ द सर्कल इसकी डेफिनेशन है तो ये जो पॉइंट्स है वो सब क्या है, बाउंड्री पर है ना, सर्कल के सरकमफेरेंस पर है. सो लेट ओ अल्फा कॉमा बीटा बी द सर्कम सेंटर. बी द सर्कम सेंटर. सो हम लोग लिख सकते हैं कि AO का वैल्यू, यस, सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स. BO के इक्वल होगा और CO के इक्वल होगा. तो ऐसे केस में हम लोग दो इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. AO इक्वल टू BO and BO will be equal to CO. So first relation from AO equal to BO, AO square equal to BO square. और AO square क्या हो जाएगा, देखिए A का कोऑर्डिनेट हमें पता है -1,0 और B का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -2,-3, बट O का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है. सो अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. BO कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर और बीटा प्लस 3 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई आउट कर लें, RHS में ले जाएं आप अल्फा प्लस 1 के स्क्वायर को और बीटा के स्क्वायर को, और यहाँ पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 2 2 अल्फा, और यहाँ पे बीटा 6 बीटा, और आपका कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 13 13 + 1 13 - 1 12. यहां से मिल गया अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में. ठीक इसी तरीके से जब हम लोग BO इक्वल टू CO करेंगे तो यहां से भी एक रिलेशन आएगा, और BO का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस 2 स्क्वायर बीटा प्लस 3 स्क्वायर, और CO का वैल्यू क्या होगा, अल्फा माइनस 7 स्क्वायर और बीटा प्लस 6 स्क्वायर. अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, LHS में लाओ RHS टर्म्स को. अल्फा स्क्वायर गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 14, ये 18 अल्फा होगा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर गया यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे 12, तो -6 बीटा, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखे तो यहाँ पे 13 आ रहा, और यहाँ पे आपका 13 हटाएंगे तो 36 -72 इक्वल टू 0. 6 कैंसिल कर दो, और फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा इक्वल टू 3 आ रहा और बीटा इक्वल टू -3 आ रहा, और इस तरीके से रेडियस कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा. तो यही इसका सॉल्यूशन है. इसमें आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हो. आपके पास शॉर्टकट अगर होता है तो वो कुछ केसेस में होता है, सारे केसेस में नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग इसी सॉल्यूशन को अभी ध्यान में रखेंगे. वैसे हम लोग अगर शॉर्टकट अप्लाई करने जाए तो हम लोग को कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पर चर्चा करना होगा. ठीक है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें हम लोग सर्कम सेंटर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं. एक तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, यही आपका सर्कम सेंटर होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है, वही आपका सर्कम सेंटर होता है. और दूसरा राइट ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हम लोग एक अच्छा चीज जानते हैं, राइट ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है. राइट ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो है
वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है। मिड पॉइंट ऑफ BC, हाइपोटेनियस इज सरकम सेंटर। लक अगर अच्छा होगा तो आपको राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखो क्या आपको राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है? तो ये डिस्टेंस फाइंड करने से पता चल सकता है। AB स्क्वायर देखो यहाँ पे, जैसा कि मैं पॉइंट देख रहा हूँ 3, तो ये A और C का मिड पॉइंट है, बट मिड पॉइंट रूल हम लोग जानते ही नहीं है ना, इसलिए मैं वो अप्लाई नहीं कर रहा था। अभी हम लोग डिस्टेंस के थ्रू देखे हैं, और ये डिस्टेंस वाला जब मिड पॉइंट रूल पढ़ेंगे तो उस समय भी ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, और उस समय आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा ट्रायंगल है, उसके हिसाब से हम लोग फिर बताएंगे। ठीक है, अगर मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है तो आपको दिख गया होगा कि C और A का मिड पॉइंट है ये, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल B पे बन रहा होगा। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC स्क्वायर इन दिस केस। क्या ऐसा ही है? यस सर। है ना, इसीलिए 3, राइट आंसर। बट देखो मैं एक भी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूं जो मैं डिस्कस नहीं किया हूं या जो आगे का है, मतलब वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जितना डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो, मैं आप लोग को बॉन्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि अगर मैं आपको बॉन्ड करूंगा आपका लर्निंग रुक जाएगा। सो आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग जितना पढ़ के आना है ना वो उतना पढ़ के आओ, मजा आएगा ज्यादा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास में, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ शांतनु, वेरी गुड। देखो ये पॉइंट्स का जो प्लॉटिंग है ना ये रैंडम है, ये जो पॉइंट्स है ये रैंडमली प्लॉट किए गए, ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ करके प्लॉट किया गया, ये तो बाय लकली हमें दिखाई पड़ गया, समझे? ये पॉइंट्स प्लॉटिंग आर रैंडम इन दिस केस। जब ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ये सब बनाते हैं ना तो रैंडमली पॉइंट प्लॉट करते हैं। इज रैंडम, ओके। सो जरूरी नहीं कि ग्राफ पेपर ले करके हम पॉइंट को प्लॉट करें और फिर काम करें, आपको अपने कॉपी पे जहां पे जो पॉइंट लिखने का मन है लिख सकते हो, आपके पॉइंट लिखने से ज्योमेट्रिक चेंज नहीं हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है, समझ गया? सो आप फ्री हो, आपको जहां पे मन करता वहां पे जिस पॉइंट को लिखना लिख सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ गए कृष्णा? हैव अ नाइस डे। आप लोग थोड़ा गो थ्रू करके लाना। सर सर हमारे इसके ऑफलाइन लेक्चर्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? क्या क्या? ऑफलाइन लेक्चर्स ऑफलाइन जैसे मेरा भी बोर्ड के चालू है, वैसे आईआईटी के कब चालू हो गए? ये सवाल आप एसकेएम सर से पूछो तो बेटर रिस्पांस मिलेगा, मैं इसमें रिस्पांस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो एसकेएम सर से आप लोग पूछ के देखो, शायद वही बता दें, वही प्लान कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग और ये आपका पीडीएफ भी जाएगा। बाय बाय।